क्यूरी एडिटर यूज़ किया था। आज जो हम करेंगे, आज हम करेंगे कि अपने टेबल्स को लेकर आएंगे उसके अंदर पावर पिवट में, और एक तो हम जो है वो मॉडल करेंगे, जितने भी टेबल्स हैं आपस में उसको कनेक्ट करेंगे, और फिर हम उस पर डेक्स को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ये हमारा जो है वो ईपीयू किधर गया, जो हम फाइल लेके चल रहे हैं, ये रहा ईपीयू वर्क्स। बेसिकली आइडिया ये डैशबोर्ड ही बनाना है हमें एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन डैशबोर्ड को हम पावर पिवट के थ्रू जो है वो बनाएंगे। लास्ट क्लास में हमने पावर क्यूरी एडिटर देखा था। अब ये सारे टेबल जो हैं हम पावर क्यूरी एडिटर के थ्रू लेकर हमने इनको एनालाइज कर लिया था। सही, डेटा में जाके क्यूरीज कनेक्शन में जाके यहाँ पे हमारे पास ये सारे डेटा जो हैं वो बने हुए थे। थोड़ा सा सिंपल था, क्यों स्लो हो गया। ये हमारे पास क्यूरीज एंड कनेक्शन ये सारी थी जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। अगर किसी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसकी डिटेल्स आ जाएगी। ये आपका किसी पे भी क्लिक करके आप पावर क्यूरी एडिटर पे चले जाएंगे। सही है सर। तो यहाँ तक हमने कंक्लूड किया था, और जो है बेसिक उसकी एक एक्सरसाइज थी जो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा उसकी। या मैंने आप लोगों को तस्वीर खींच के भेजी थी। अब हमारा काम ये है कि अब हम इस टेबल्स को बेसिकली डेटाबेस में लेके जाएंगे और डेटाबेस में ले जाके उसको एनालाइज करेंगे। दूसरा कल हमने एक बात की थी फैक्ट की और डायमेंशंस की, उसको मैं थोड़ा दोबारा रिपीट कर दूं कि बेसिकली फैक्ट टेबल वो होता है जिसपे आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो, और डायमेंशनल टेबल वो होता है जो उस फैक्ट टेबल के एट्रीब्यूट्स बताता है। मिसाल के तौर पे अगर एक सेल हुई है, सही है, आइटम नंबर 1 की, तो आइटम नंबर 1 का नाम क्या था, मिसाल के तौर पे जो है वो क्लोथिंग ब्रांड था, टी शर्ट थी, क्या थी, कैटेगरी क्या थी, स्पोर्ट्स टी शर्ट थी, सही है, कैजुअल टी शर्ट थी, क्या थी। तो ये कैजुअल टी शर्ट, स्पोर्ट्स टी शर्ट, उसकी ये तमाम चीज़ें जो है वो उसका डायमेंशनल डेटा होगा। सही है। अब ये हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हैं, इसको जो है हमने कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए हमें कीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास हर टेबल में एक ना एक की मौजूद है। सही है, कस्टमर की, सही है, एडवेंचर्स उसमें जाए तो हमारे पास ही कैलेंडर में कैलेंडर का जो है वो डेटा मौजूद है, जो डेट्स हो जाएगा। रिटर्न में रिटर्न डेट्स हैं, डेट से डेट कनेक्ट हो जाएगी। सही है। और अगर सेल्स में आए तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट की है, कस्टमर की है, टेरिटरी की है। सही है। अब इसमें जो है ये कीज़ दो किस्म की होती हैं। सही है? एक होती है फॉरेन की और एक होती है आपकी यूनिक की या प्राइमरी की। प्राइमरी की और यूनिक कीज जो होती हैं, प्राइमरी की या यूनिक की और फॉरेन कीज, सही है, इन दो कीज के जरिए आप दो टेबल के दरमियान कनेक्शन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ सेल्स, सेल्स में यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट की आ रही है, सही है। अगर मैं इस प्रोडक्ट की में से किसी एक की को सेलेक्ट करूँ 214, तो मेरे पास मल्टीपल 214 कीज आ रही है। सही है। जहाँ पे जिस टेबल में अगर आपके पास कीज रिपीट हो रही हैं, सही है, तो पहचानने का आसान तरीका ये है कि इसको आप कहते हो फॉरेन की। सही है। और जहाँ पे कीज आपकी रिपीट नहीं हो रही, मिसाल के तौर पे अगर मैं प्रोडक्ट के टेबल में आऊँ, सही है, और प्रोडक्ट का ये रहा टेबल, इधर गया प्रोडक्ट टेबल, एडवेंचर ऑफ प्रोडक्ट, और अगर मैं 214 को सेलेक्ट करूँ तो 214 की एक वैल्यू आएगी मेरे पास। सही है। तो ये आपकी हो जाएगी यूनिक की। बेसिकली अगर आप बाय डेफिनेशन देखें कि यूनिक की और फॉरेन की होती क्या है, तो इधर देख लेते हैं, यूनिक एंड फॉरेन कीज। सही है। A primary key constraint implies that column is both null, not null and unique. A foreign key must reference a corresponding primary or unique key. प्राइमरी की बेसिकली ये होती है जिसके आगे उसकी वैल्यूज मौजूद होती हैं, उस वैल्यू को जो रेफरेंस करता है वो करता है फॉरेन की। मिसाल के फॉरेन की क्या है,
आपके सेल्स के टेबल में एक की मौजूद है, सही है। उस की का आपके पास लेट्स सपोज जब आप रेफरेंस करोगे कि 203 वाली की जो है वो बेसिकली के पीछे क्या डेटा मौजूद है, सही है। तो वो जिस डेटा से कनेक्ट करेगा जिस टेबल से, वो प्राइमरी की होगी, और जो आप रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हो वो फॉरेन की होगी, सही है। ये तो इसकी है डेफिनेशन, जो कि लफ्जी वो है सारी, कि बेसिकली प्राइमरी की इम्प्लाइज दैट कॉलम इज बोथ नॉट नल एंड यूनिक। फॉरेन की बेसिकली ये इसका कीवर्ड है जो कि आपको याद करना चाहिए, जो कि आपको पता होना चाहिए। अ फॉरेन की मस्ट कंटेन रेफरेंस और कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी और यूनिक। फॉरेन की क्या होती है, एज अ रेफरेंस की यूज होती है टू द प्राइमरी और यूनिक की, बस ये एक लाइन है जो कि फॉरेन की और यूनिक की दोनों की डेफिनेशन के बारे में आपको बताती है। अब फॉरेन की और यूनिक की पहचानेंगे कैसे, जब वैल्यूज रिपीट हो रही हैं वो फॉरेन कीज हैं, और वैल्यूज अगर नहीं रिपीट हो रही तो वो यूनिक कीज है, सही है। अब मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे फॉर ये प्रोडक्ट की जो है वो आपका यूनिक है, तो ये यहाँ पे प्राइमरी की होगी, और सेल्स के टेबल में चूंकि रिपीट हो रही है तो ये फॉरेन की होगी, सही है। ये दो फॉरेन की और यूनिक की का कॉन्सेप्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है समझने। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम हर टेबल को लेके जाएंगे अपना पावर पिवट में, और फिर वहाँ से हम जो है वो इसको क्या करेंगे, कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो सेल्स को मैं लेके गया, सेल्स में मैं पावर पिवट में गया, और ये मैंने सेल्स के टेबल को कहा ऐड टू डेटा मॉडल। ये मेरा टेबल सेल्स में डेटा मॉडल में कनेक्ट हो गया, सही है। ये ऑलरेडी ऐड हुआ है, सही है। अब मैंने कॉन्टेनेंट के टेबल को ऐड टू डेटा मॉडल किया। इस तरीके से मैं हर टेबल को जो है वो पावर पिवट के थ्रू डेटा मॉडल में कनेक्ट करूँगा। अच्छा जी, अच्छा एडवेंचर वर्क्स प्रोडक्ट टेबल को इसी तरीके से आपके प्रोडक्ट सब कैटेगरी को ऑटो सेव टर्न ऑफ, इसको रहने देते हैं, ये छोड़े। डेटा मॉडल चेंज हो रहा है, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास सेल्स का आ गया, कॉन्टिनेंट का आ गया, एडवेंचर वर्क्स का आ गया, प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल्स का आ गया, सही है। अब कौन सा है, प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल है, इसको भी मैं ऐड टू डेटा मॉडल करूँगा। ये मेरे पास डेटा मॉडल में कनेक्ट हो गया। फिर अब आ जाएगा कस्टमर टेबल, ऐड टू डेटा मॉडल। एडवेंचर वर्क्स कैलेंडर, इसको कर देते हैं ऐड टू डेटा मॉडल हो गया। इसके बाद जो है AW रिटर्न्स, इसको भी कर लेते हैं ऐड टू डेटा। सेल्स का टेस्ट को ये क्यों नहीं हो रहा, रिटर्न का टेबल को भी जनरेट कर देते हैं, सही। अभी हम इसको यहाँ तक रखते हैं। तो हमारे पास बेसिकली सेल्स आ गया, कॉन्टिनेंट आ गया, बेसिकली टेरिटरी का टेबल था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ जी, टेरिटरी आ गई, प्रोडक्ट आ गया, ये आ गया फलाना, ये और ये हमारे पास टेबल आ गया, सही है। ये अब हम इसको पावर पिवट में ले आए। अब इसका हम देखते हैं डायग्राम व्यू। जब हम डायग्राम व्यू में आते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट टेबल्स जो है वो मौजूद है। इसको हम छोटा कर लेते हैं और एक ये। अब इन डिफरेंट टेबल्स को हमने कनेक्ट करना है। टेबल्स की जो कनेक्शन होती है, बेसिकली T12 का जो डेटा फ्लो करता है वो हमेशा डायमेंशनल टेबल
टू आपका फैक्ट टेबल फ्लो करता है। तो आपका फैक्ट टेबल जो है जिसमें आपकी वैल्यू, जिसमें आपकी प्लस माइनस कैलकुलेशन तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो सेल्स का टेबल है। और बाकी सारे टेबल जो हैं वो आपके डायमेंशनल टेबल हैं, जिसमें कस्टमर का डेटा है, जिसके अंदर प्रोडक्ट का डेटा है, प्रोडक्ट की सब कैटेगरी का डेटा है, प्रोडक्ट की कैटेगरी का डेटा है। अगर मैं डिज़ाइन में आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक क्रिएट रिलेशनशिप का, एक मैनेज रिलेशनशिप का। सही है। अब मैं दो तरीके हैं, एक तो मैनेज रिलेशनशिप करके क्रिएट करूँ, क्रिएट करके मेरे पास सेल्स का टेबल आ गया। सही है। और सेल्स के टेबल को लेट्स सपोज पहले मैं करता हूँ ये टेरिटरी का टेबल, टेरिटरी का टेबल सेल्स टेरिटरी की ये रही, और दूसरा जो है वो सेल्स का टेबल है। सेल्स के टेबल में टेरिटरी की कहीं आ रही है, अगर आ रही है जी दोस्त, हाँ जी यार ये पता नहीं मुझे। अच्छा जी, ये आ गया टेरिटरी। सही है। तो ये जो है वो बेसिकली आपका सेल्स टेरिटरी, ये कनेक्शन बन गया। सही है जी, वो डायमेंशनल टेबल होगा, नीचे जो है वो फैक्ट टेबल होगा। सही है। वो कोई मसला नहीं है। देखें रिलेशनशिप जो है ना, बेसिकली पावर बीआई में हमने इसे डिटेल में देखा था। रिलेशनशिप जो होती है ना, ये इस किस्म की रिलेशनशिप ये कहलाती है 1:मैनी या मैनी:1। सही है। हमारा मकसद भी यही होगा जब भी हम रिलेशनशिप बनाएंगे कि हम जो है वो रखें 1:मैनी या मैनी:1। सही है। अब मैनी:1 और 1:मैनी का मकसद क्या है? 1:मैनी और मैनी:1 का मकसद ये है कि अगर ये रहा ना खुला हुआ टेबल, इसकी एक वैल्यू है और इसकी जो है वो मल्टीपल वैल्यूज है। सही है। सही है। ये आपस में कनेक्शन है। अगर मैं उल्टा करूंगा तो ये चीज बन जाएगी। सही है। मतलब इसकी एक वैल्यू इधर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इधर इसकी एक वैल्यू इधर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है। सही है। इसको कहते हैं, इस रिलेशनशिप को कहते हैं 1:मैनी, 1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू मल्टीपल वैल्यूज ओवर हियर। सही है। यही हमारा रिलेशनशिप बनता है, मैनी:1 या 1:मैनी। मैनी:मैनी नहीं बन सकता। सही है। उसकी वजह है, मैं बताता हूँ, वो एक एरर शो करेगा। दूसरा 1:1 जब हम बनाएंगे, वो हम बनाते हैं बेसिकली, हम 1:1 में करते क्या है कि 1:1 में हम लोग टेबल को मर्ज कर लेते हैं। मर्ज टेबल हमने लास्ट क्लास में देखा था, कब होता है? जब आपकी रॉज जो है वो सेम हो और कॉलम डिफरेंट हो। तो अगर आपके पास आपको उस टेबल के अंदर दूसरे कॉलम भी ऐड ऑन करने हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटी बिटवीन द रॉज, जो कि कीज होंगी। सही है। हमने मर्ज किया था कि कितनी रॉज आपको याद है, लेफ्ट आउटर मर्ज, राइट आउटर मर्ज। सही है। ज्वाइन जिसे कहते थे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। तो हमने क्या किया था, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट की जितनी भी वैल्यूज राइट की वैल्यूज से मैच कर रही थी वो सारी की सारी उठा के ले आओ। सही है। तो ये हम काम करते हैं 1:1 में। यहाँ पे 1:मैनी और मैनी:1 में हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। सही है। तो अब मेरे पास एक रिलेशनशिप ये बन गई, आप एक तरीकेकार है रिलेशनशिप ये बनाने का। सही है। दूसरा रिलेशनशिप बनाने का तरीकेकार क्या है कि मैंने कस्टमर की ली और कस्टमर की को ले जाके कस्टमर की पे ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने प्रोडक्ट की ली, मैंने प्रोडक्ट की को ले जाके प्रोडक्ट की पे ड्रॉप कर दिया। सही है। और प्रोडक्ट की सब कैटेगरी की जो है वो इसकी प्रोडक्ट की सब कैटेगरी की से कनेक्ट हो जाएगी। अब ये क्या बता रहा है कि ये मैनी टू मैनी रिलेशन, दिस रिलेशनशिप कैन नॉट बिकॉज ईच वन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। जो मैं कहता ना मैनी टू मैनी, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रही है, ये नहीं बन सकता। सही है। तो प्रोडक्ट सब कैटेगरी की इससे कनेक्ट करते हैं, ये बन गया रिलेशनशिप। इसको हम चेक भी कर लेते हैं फर्दर कि हमने सही बनाया नहीं बनाया। सही है। और इसको इससे कनेक्ट कर लिया, इसकी मैं चेक कर लेता हूँ डबल क्लिक करके, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की प्रोडक्ट सब कैटेगरी की से कनेक्ट होगी। तो ये हमारा
1:many का रिलेशनशिप बनना है। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया? हुसैन आपके हो गया, आपका तो थोड़ा रिवीजन हुआ होगा। सही है, अब पावर पिवट में थोड़ा सा पावर बीआई में ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें थोड़ा सा जो है वो लेस कॉम्प्रिहेंसिव है, और कुछ आपने अंडरस्टैंडिंग जो हमारी डेवलप हुई है कि 1:many के हमने रिलेशनशिप बनाना है। सही है, मैनी टू मैनी का आपने देख लिया, क्यों नहीं बन सकता। उसकी एक और वजह मैं बता दूं, अगर आप रिलेशनशिप लेट सपोज बनाने जाएं, टेबल है आपके पास। सही है, अब उसमें पाकोला की कैटेगरी लेट सपोज पाकोला ग्रीन है, उसको आपने कैटेगरी दे प्रोडक्ट की 1 दे दिया। पाकोला पिंक है, उसको भी की 1 दे दिया, है तो पाकोला ही। सही है, तो जब इसे सेल करने जाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा जो 1 बिका है, प्रोडक्ट की 1 बिकी है, पाकोला ग्रीन बिकी है कि पाकोला पिंक बिकी है। तो आप फर्दर ऑन क्या करोगे, पाकोला को तो 1 रखोगे, लेकिन उसकी सब कैटेगरी बनाओगे जिसमें ग्रीन को एक अलग वैल्यू असाइन करोगे और पिंक को एक अलग वैल्यू असाइन करोगे। तो यही काम यहाँ पे भी हुआ है, प्रोडक्ट कैटेगरी को डिवाइड किया सब कैटेगरी में और फिर फर्दर कैटेगरी उसकी सब कैटेगरी में। सही है, इस किस्म के स्कीमा को कहते हैं हम स्नोफ्लेक स्कीमा, जिसमें आपके डायमेंशनल टेबल भी आपस में कनेक्टेड होते हैं और आपका फैक्ट टेबल सराउंडेड होता है डायमेंशनल टेबल से। सही है, यहाँ कोई चीज़ ऐसी जो पूछनी हो, स्कीमा बता देता हूँ। देखिए, 2 किस्म के स्कीमा होते हैं, एक होता है स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा पे अगर मैं जाऊँ तो स्टार स्कीमा इस तरीके से होता है, आपका जो है वो एक फैक्ट टेबल होगा। सही है, और वो सराउंडेड होगा डिफरेंट डायमेंशनल टेबल से। सही, और दूसरा होता है आपका स्नोफ्लेक स्कीमा। स्नोफ्लेक ये बेसिकली क्या है, ये तरीकेकार है जिससे आप डिफरेंट टेबल्स को मॉडल करते हो। सही है, आपस में जोड़ते हो। तो स्नोफ्लेक स्कीमा आपका जो है वो ये होगा जो हमने अभी बनाया है, जिसमें एक फैक्ट टेबल आपस में कनेक्टेड तो है डिफरेंट डायमेंशनल टेबल से, लेकिन एक डायमेंशनल टेबल भी जो है, देखिए फैक्ट टेबल डायमेंशनल टेबल से कनेक्टेड है और डायमेंशनल टेबल फर्दर ब्रांच आउट हो रहा है डिफरेंट डायमेंशनल टेबल से। तो ये जो हमने बनाया है, ये हमने बनाया है एक स्नोफ्लेक, एक डायमेंशनल टेबल से भी कनेक्टेड है और डायमेंशनल टेबल फर्दर ब्रांच आउट हो रहे हैं दूसरे डायमेंशनल टेबल के साथ। सही है, तो ये आपकी, अब अगर हम इसे जो है वो होम पे जाएं, डायग्राम व्यू हमारे पास ऑलरेडी ये बना हुआ है। सही है, तो ये आपका एक जो है वो टेबल बन गया। अब ये सारे टेबल जो है वो कनेक्टेड है। अब मिसाल के तौर पे इस कनेक्शन का फ़ायदा मैं बताता हूँ। मैं सेल्स टेबल में रहता हूँ। अब हम दूसरी चीज़ जो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो है डैक्स। बेसिकली डैक्स जो है वो कहते हैं डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस को। और डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जो कि आपके टेबल में डिसाइड करता है, जिसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ सेल्स का टेबल है, यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस मेरे पास ऑलरेडी है, ये जो मैं लेकर आया था वहाँ से। सही है, मेरे पास अगर लेट्स सपोज प्रोडक्ट प्राइस नहीं होती, इसको मैं कर देता हूँ। सही है, इस कॉलम को अगर मैं डिलीट कर सकूँ, सही है, या इसको रिमूव कर देता हूँ, या मैं प्रोडक्ट प्राइस दोबारा लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं कैसे ला सकता हूँ? अच्छा, इसमें एक चीज़ है, अब आप जब डैक्स लिखते हैं तो डैक्स में आप इक्वल टू साइन से पहले जो है वो आप क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड का ये क्या कहते हैं, सेमीकोलन, सेमीकोलन ही कहते हैं ना इसे। सही है, सेमीकोलन कहते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं और फिर इक्वल टू साइन लगाते हैं, इसका मतलब डैक्स स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप एक्सेल में तो सिर्फ इक्वल टू साइन लगाते थे ना, हाँ, इसमें आप सेमीकोलन के बाद इक्वल टू साइन लगाएंगे तो फॉर्मूला स्टार्ट होगा। फिर आप लिखते हैं ये डैक्स, डैक्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। अब आपने रिलेटेड लिखा। अब रिलेटेड से फ़ायदा क्या हुआ कि
जितने भी टेबल में जहाँ जहाँ जो सा डेटा था ना वो यहाँ आ जाएगा। अब आपको अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ चाहिए, आपको कस्टमर नेम चाहिए, अगर कस्टमर नेम कनेक्टेड है तो कस्टमर नेम मेरे पास आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि किसने जो है, कौन से कस्टमर ने ये वाला प्रोडक्ट खरीदा है। सही है। और अगर कस्टमर नेम कनेक्टेड नहीं है तो मेरे पास किस्म का एरर शो हो जाएगा। सही है। यहाँ पे मैं लेट सपोज कस्टमर नेम मेरे पास कनेक्टेड नहीं था, कस्टमर की तो थी मेरे पास, तो कस्टमर नेम आना चाहिए। खैर एनीवेज, अब यहाँ पे मैं एडवेंचर वर्क्स, ये थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा कंप्यूटर, एडवरेटेड प्रोडक्ट कॉस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो पॉपुलेट हो जाएगी। सही है। तो ये एक तरीके कार है आपका कैलकुलेटेड कॉलम्स लिखने का। सही है। कैलकुलेटेड कॉलम हमारे किस पे जो है, ये थोड़ा मेरे ख्याल से इतनी क्लास है शायद। हाँ नहीं, या तो क्लास उसकी हो रही है एक्सेल। अच्छा जी, ये क्या हो गया इसको? तो ये कैलकुलेटेड कॉलम हमने कैलकुलेट किया। सही है। इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ, काम करता हूँ। सिस्टम जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है। असल में ये काफ़ी हैवी हो गया ना पावर पिवट। यहाँ पे हमने एक बनाया था प्रोडक्ट कॉस्ट के लिहाज से, प्रोडक्ट कॉस्ट सेमीकोलन इक्वल टू साइन रिलेटेड और यहाँ पे हमने रख दिया प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट इसको हमने क्लोज किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी। सही। यहाँ से हम रिलेटेड टेबल्स करके ले आ सकते हैं। अब हम क्या क्या काम कर सकते हैं, लेट सपोज मेरे पास जो है एक कैलकुलेटेड कॉलम जो है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ कस्टमर टेबल में, और कस्टमर टेबल में मैंने जो है वो मेरे पास डेट्स हैं। सही है। मैं चाहूँ इसकी एज निकालना तो मैं एज निकाल सकता हूँ। सही। उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला यूज होता है डेट डिफरेंस का। सही है। कस्टमर एज डेट डिफरेंस। सही है। और इसमें हमारे पास कस्टमर टेबल का क्या नाम था, AW कस्टमर का बर्थ डेट। सही है। कॉमा और आज क्या डेट है, जो भी है वो आज के टुडे, और इसको हमने कर दिया था। तो जब ये मैं इसको क्लिक करूँगा, अब इसमें क्या एक नुकसान होता है हमें, हो गया। इसमें हमें नुकसान क्या होता है, इसमें होता है कि हमारा टेबल जो है ना वो पॉपुलेट हो रहा होता है साथ साथ। एज इक्वल टू डेट डिफरेंस बर्थ डेट माइनस कॉमा टुडे
बर्थ डेट हमने लिया है, डेट डिफरेंस लिया है, फिर इसको बर्थ डेट को इसको हम क्लोज कर लेते हैं जी। अच्छा उनसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सेल हो रही है। तो अब हम इसको कर लेते हैं, इसमें एरर क्यों आ रही है लेते हैं। कस्टमर एज तो हमने सही लिया, बर्थ डेट भी हमने सही लिया, डेट शो एरर देख लेते हैं। टू फ्यू आर्गुमेंट्स पर पास डेट डिफरेंट फंक्शंस। चलें एक सेकंड फिर दोबारा कर लेते हैं। ये पे स्लो इतना चल रहा है ना, ये बड़ा ये आपका दोबारा से, वरना इसको उस पर जाके देख लेते हैं क्या होता है। कस्टमर एज कर लिया आपने, कस्टमर एज और हमने किया डेट डिफरेंस, और डेट वन हमारे पास कौन सी है, AW बर्थ डेट, सही है। दूसरी डेट हमारे पास आज की है, टुडे। तीसरी चीज़ हमारे पास जो हमसे गलती हो रही थी कि हमें डेट बतानी है ईयर में, जो इंटरवल है वो बताना था, इंटरवल नहीं बता रहे थे। तो अब जो है वो हमारे पास कस्टमर की एज आ जाएगी ईयर्स में, सही है। अगर हम चाहें तो हम जो है वो डेट्स को जो सा इंटरवल चाहें उसमें ले सकते हैं। आवर्स में लेना चाहें तो हमारे पास कस्टमर की एज आ जाएगी आवर्स में। अब ये कैलकुलेटेड कॉलम आप देख सकते हो कि कितना टाइम कंज्यूमिंग है, सही है, क्योंकि ये आपके मेमोरी को भी यूज़ कर रहा है, आपके डेटाबेस को भी पॉपुलेट कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो आपकी जो फाइल है वो हैवी होती जा रही है, सही है। लेकिन कैलकुलेटेड कॉलम हमें यूज़ करना होता है। कैलकुलेटेड कॉलम हमें यूज़ करना क्यों होता है? कैलकुलेटेड कॉलम हम जब भी यूज़ करते हैं जब हमें स्लाइसर या फिल्टर करना हो। अब मिसाल के तौर पे ये चीज़ जो है इसको मैं कर दूँ अपना क्या कहते हैं इसमें ईयर में मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जब ईयर आ जाएगा, सही है, तो ईयर जब आ जाएगा हमारे पास तो हम एक बाइफर्केशन बना सकते हैं कि कितने से लेके कितने तक के ईयर के पर्सन ने जो है वो उनको हम प्रायोरिटी कस्टमर ले लें और कितने कस्टमर को हम नॉन प्रायोरिटी कस्टमर्स ले लें। मिसाल के तौर पे अगर एज फैक्टर हमारा 50 या 50 से कम का है और उसकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है तो हमारा प्रायोरिटी कस्टमर होगा, सही है। वो लॉन्ग टर्म चलेगा जिससे हम लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कस्टमर की एज अगर 60 से ऊपर है, सही है, तो ऑब्वियसली जो है उसको हम प्रायोरिटी कस्टमर नहीं ले सकते, या उसकी सैलरी कम है। तो डिफरेंट फैक्टर्स को हम जो है फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ आवर जो है डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो कॉलम जो होते हैं, एक तो कैलकुलेटेड कॉलम्स, इसको अभी हम डैक्स के दो पोर्शन होते हैं, एक होता है कैलकुलेटेड कॉलम और एक होता है क्या कहते हैं मेजर्स। जो कैलकुलेटेड कॉलम होता है वो स्टैटिक वैल्यूज़ होती हैं। अब जैसे ये एज है, एज आ गई आपके पास, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, सही है। लेकिन अभी मेजर्स आप देखोगे, मेजर्स क्या होते हैं, मेजर डायनेमिक होंगे, उसके आगे आप जो सा फिल्टर वाला ऑप्शन लगाओगे, सही है, वो उसके लिहाज से फिल्टर होकर आपको रिजल्ट शो कर देंगे, सही है। अब लेट सपोज मेरे पास एक है प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी कस्टमर हम बना सकते हैं। वो कैसे? अगर सैलरी इतनी है और एज इतनी है तो प्रायोरिटी कस्टमर है, वरना नॉन प्रायोरिटी कस्टमर है। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ये कैलकुलेटेड कॉलम्स हम कर रहे हैं। अभी हम स्टैटिक वैल्यूज क्रिएट कर रहे हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स के थ्रू, सही है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बता भी दूँ, आप लोगों की क्लास है कितने बजे? 4 से 6। सर किधर है?
अच्छा चलो, हम लोग लैब 2 में चले जाएंगे, यही कर सकते हैं अगर सर आते हैं तो। वो असल में वो गर्ल्स को मैंने क्लास का टाइम हमारा था ना, तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने उनको करने दिया। हाँ फिर वहाँ पे कर लेते हैं, सही है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं डेटाबेसेस में। किधर थे, मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन पावर दिया, ये पावर BI। कैलकुलेटेड कॉलम आप लोगों को क्लियर होता जा रहा है, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई वो जो है अभी जो हम पढ़ रहे हैं हम ये वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटेड कॉलम, अभी हमने एक चीज़ देखी कि ये रॉ कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। रॉ कॉन्टेक्स्ट का मतलब है ये आपका पूरा टेबल का कॉलम को पॉपुलेट करता है, सही। इट रेफर्स टू द एंटायर कॉलम इन कॉन्ट्रास्ट, सही। पूरे कॉलम को ये जो है वो क्या कहेंगे, रेफर करता है। अगर आप एक कैलकुलेटेड कॉलम कर रहे हैं, ये नहीं कि आप एक सेल पे काम करेंगे, आप पूरे के पूरे कॉलम पे काम करते हैं। इट इज़ यूज टू ऐड मोर बिजनेस एंटिटीज टू योर मेजर्स एंड रिपोर्ट्स। बेसिकली आपके मेजर्स को और जो है फर्दर रिफाइन करने के लिए, फिल्टर करने के लिए यूज होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलकुलेटेड कॉलम लिव्स इन टेबल्स, ये टेबल्स में मौजूद रहता है, सही है। जब टेबल्स में मौजूद रहेगा तो इट विल कंज्यूम मेमोरी एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन योर डेटा मॉडल, सही है। इट हेल्प्स टू क्रिएट स्टैटिक वैल्यूज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीगेटिंग न्यूमेरिक डेटा सेट्स, सही है। इट हैव्स टू क्रिएट स्टैटिक वैल्यूज इन ईच रो। बेसिकली यूज जो होगा, ये यूज होगा किस लिए, आपके जो है वो फिल्टरेशन के लिए और स्लाइसेस के लिए। अब ये हो गया इसकी जो है एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो कि इससे रिलेटेड था, आपका ये वाला प्राइस पॉइंट वाला, सही। अब यहाँ पे एक हमारे पास वह है कि इफ प्रोडक्ट प्राइस इज ग्रेटर देन 500, प्राइस पॉइंट रखो हाई। इफ प्रोडक्ट प्राइस इज ग्रेटर 100 बिटवीन, प्राइस पॉइंट रखो मिड रेंज। इफ द प्रोडक्ट प्राइस इज 100, प्राइस पॉइंट रोलर, सही है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको फिल्टर करना हो 3 डिफरेंट प्राइस रेंज में, मीडियम, हाई और लो में, सही है। तो उन्होंने एक आपको स्केल दे दिया, एक यार्ड स्टिक दे दी कि आप $500 वाले जो भी हैं वो हाई रखो, 100 और 500 वाले मिड रेंज रखो, 100 से कम जो है वो लो रखो। तो हम इसका एक अब कैलकुलेटेड कॉलम बनाएंगे इसको यूज़ करते हुए। और कैसे करेंगे कि अगर प्राइस वैल्यू जो है वो 500 से ऊपर है तो हाई है, और 100 से नीचे है तो लो है। 500 से ऊपर और 100 से नीचे के दरमियान की जितनी भी वैल्यूज बचेंगी वो क्या हो जाएंगी, मिड रेंज हो जाएंगी, सही। तो ये है किस में, बनाना किस में है, ये हमें प्रोडक्ट लुकअप टेबल में बनाना है, सही, प्राइस पॉइंट के नाम से। तो अब हम आते हैं अपना पावर पिवट में। पावर पिवट में आके हमारे पास प्रोडक्ट का ये टेबल है और प्राइसेस हमारे पास जो है वो मौजूद है। यहाँ पे मैं एक कैलकुलेटेड कॉलम लेता हूँ और इसको क्या रखता हूँ, इसका नाम प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट इक्वल, अब हमें इफ का फंक्शन लगाना है। इफ, सही है, क्या करना है, प्रोडक्ट प्राइस, सही, इज ग्रेटर देन 500, तो क्या रखो, हाई, हाई प्राइस। और इफ प्रोडक्ट प्राइस इज लेस देन 100, सही है, लेस देन इक्वल टू 100, तो रखो लो।
और अगर दोनों नहीं है तो क्या रख लो, मिड रेंज रख लो। इसको कर देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये समझ में आया? इसको हम लोग देख लेते हैं, सिंटेक्स आ गया टैक्स का। इफ इसको क्यों एरर दिखा रही है? ओहो, बेसिकली वो इक्वल टू साइन बाद में आनी चाहिए थी। सही, सही, क्लियर? 100 से कम, सही है। तो 300-500 से ऊपर तो हाई प्राइस, 100 से कम है तो लो प्राइस, और 100 से 500 के दरमियान है तो जो है वो आपका मिड रेंज है। सही है। तो इस तरीके से अब आपके पास तीन, जब भी आप फिल्टर करो, जब आप ग्राफ बना रहे होगे, जब विजुअलाइजेशन बना रहे होगे, तो आप देख सकते हो कि हाई प्राइस के कस्टमर्स कौन से हैं, लो प्राइस के कस्टमर्स कौन से हैं, और मीडियम प्राइस के कस्टमर्स कौन से हैं। सही है। बेस आगे बढ़ते हैं। अब जो है बेसिकली मेरे ख्याल से इन्होंने जो है वो प्राइस पॉइंट 100 एंड 500 रखा हुआ है ना। हाँ सही है, 100 एंड 500 रखा है, सही है हमारा, यही है ना। अच्छा जी, अब और क्या कर सकते हैं हम कैलकुलेटेड कॉलम में? कैलकुलेटेड कॉलम में हम जो है वो वीकडेज और वीकेंड्स कर सकते हैं। सही है। अगर स्टार्ट ऑफ द जो है हम सेल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर वीकडे जो है वो कैसे कर सकते हैं, वीक और वीकेंड्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? हमारे पास डेट्स आ रही हैं, स्टार्ट ऑफ द वीक आ रहा है, सही है, और ईयर आ रहा है। इसको हम देखते हैं थोड़ा सा फर्दर ऑनवर्ड, इसी में से देख लेते हैं कैलकुलेटेड कॉलम कैसे बना है। एक तो ये बन गया, प्राइस पॉइंट का बन गया। कस्टमर प्रायोरिटी वाला अब देख लेते हैं। इफ कस्टमर इक्वल टू क्या है, कस्टमर प्रायोरिटी फॉर कस्टमर हु आर 50 years old एंड एनुअल इनकम ग्रेटर देन lakh एंड स्टैंडर्ड अदरवाइज। अब एक इन्होंने कहा है कि जिसको कस्टमर 50 साल के हैं और 1 लाख सैलरी है, उनको हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी कस्टमर करेंगे, अदरवाइज दूसरे जो होंगे उनको अदर्स कर देंगे। जी जी जी, आ जाए, सही है। तो अब हम आ जाते हैं कस्टमर पे। कस्टमर पे हमें क्या करना है कि एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाना है प्रायोरिटी कस्टमर्स का, जो कि कस्टमर्स 50 ईयर्स के हैं और जिनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है। सही है। तो इधर जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो हम फंक्शन यूज करेंगे, क्या कहते हैं, एंड का। एंड का फंक्शन क्या होता है कि दोनों कंडीशन मीट होंगी तो सही है, दोनों कंडीशन मीट नहीं होंगी तो फॉल्स है, दोनों में से एक कंडीशन भी अगर मीट नहीं होती तो फॉल्स है। सही है। तो अब इसको करते हैं इफ एंड, सही है। और इफ एंड करने का पहली लॉजिकल क्या है, देखो ये आपको बता भी रहा है इसका सिंटेक्स के। एंड के बाद आपने दो लॉजिक्स देनी है। पहली लॉजिक क्या थी कि कस्टमर की जो सैलरी है, कस्टमर की जो सैलरी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम इसको कर लेते हैं 80,000, क्योंकि 1 लाख वाले कम लोग हैं। सही है, 80,000 है। दूसरी लॉजिक क्या थी, कस्टमर की एज जो है कस्टमर की एज जो है हमारे पास वो लेस देन और इक्वल टू 50 है। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रायोरिटी कस्टमर।
प्रायोरिटी की सही है स्पेलिंग, PRIORITY, प्रायोरिटी कस्टमर। अदरवाइज जो है ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज, और इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ क्लोज। सही है। तो अब इसका सिंटेक्स क्या बना कि अगर कस्टमर की एनुअल इनकम ग्रेटर और इक्वल टू 80,000 है, और दूसरी लॉजिक क्या है, अगर उसकी उम्र 50 से कम है तो हमारा प्रायोरिटी कस्टमर होगा जिस पे हम मेहनत करेंगे। सही है। अदरवाइज जो इसके अलावा रेंज में नहीं मीट करते वो हमारे स्टैंडर्ड कस्टमर है। तो इसको मैंने कर दिया ओके। तो ये हमारे पास प्रायोरिटी मैट्रिक्स या प्रायोरिटी कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी। ये आपका सारा का सारा पावर पिवट पे हो रहा है काम। सही है। तो ये बेसिकली आप वापस ले जाएंगे तो ये सारे के सारे कॉलम्स जो हैं, अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको वापस अपने डेटाबेस में आऊँ, सॉरी यहाँ से डिज़ाइन में, यहाँ से पिवट टेबल करता हूँ तो मेरे पास सारे टेबल्स अलग आ जाएंगे, और जितने भी अभी हम लोग बेसिकली कैलकुलेटेड कॉलम्स से काम कर रहे हैं। सही है। कैलकुलेटेड कॉलम्स के अलावा जो है जो मेजर्स पे काम करेंगे वो मेजर्स सिर्फ और सिर्फ आपके कॉल आउट होंगे, लेकिन वो उसी तरीके से पावर बीआई की तरीके से टेबल में रिसाइड नहीं करेंगे। अभी हम स्टैटिक वैल्यूज कर रहे हैं, ये हमें एज अ कॉलम मिलेगा, और जो मेजर्स होंगे वो बेसिकली जब हम कॉल करेंगे तो आएंगे। सही। उसके आगे वो फंक्शन का निशान होगा। सही। अब ये देखें 50 से कम वाले कुछ कम ही है ना, जिनकी 50 से कम है और सैलरी जो है वो 1 लाख से कम है, तो हम इसको बेसिकली फिल्टर करके देख लेते हैं कि प्रायोरिटी कस्टमर का कौन है, जिनकी सैलरीज जो 50 या 50 से कम है और सैलरी जिनकी 80 या 80,000 से ऊपर है। सही है। तो ये हमारे पास एक और कैलकुलेटेड कॉलम हमने सीख लिया एंड का। अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, और मिसाल के तौर पे अगर सैटरडे है या संडे है, सही है, तो वीकेंड है, तो आप इसको यहाँ पे और का फंक्शन यूज करेंगे। इसको भी आप लोग अपने प्रैक्टिस में चेक कर लीजिएगा। सही है कि हमें वीकेंड्स किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं। अच्छा जी, ये हो गया आपका। और कैलकुलेटेड फंक्शन में क्या हम कर सकते हैं, हमने प्राइस पॉइंट देख लिया। टेक्स्ट अगर एक्सट्रैक्ट करना हो, इसको तो मैं डिलीट करूं। ये बेसिकली एक्सेल में पोर्शन मौजूद है, और ये पावर पिवट है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। सही है। इधर गया क्यों नहीं खुल रहा। अच्छा जी, अब हमने अगर एक्सट्रैक्ट करना है डेटा, अब इसी तरीके से आपको जो है ये आ गया प्रोडक्ट का टेबल। प्रोडक्ट के टेबल में से आपने ये SKU को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना। सही है। HL जो है वो एक्सट्रैक्ट करना। तो एक्सट्रैक्शन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कौन सा का, लेफ्ट का ऑप्शन। SKU कैटेगरी नाम रख देते हैं इसका, सेमीकोलन इक्वल टू साइन, लेफ्ट। टेक्स्ट कौन सा है, प्रोडक्ट SKU है, और कितने एक्सट्रैक्ट करने हैं हमें, 2 तो सही है। अच्छा,
सर आ गए हैं? जैसे ही सर आते हैं तो हम लोग चले जाएंगे। मैंने कहा सर आते हैं ना तो हम लोग चले जाएंगे। सर आ गए? मुझे 15-20 मिनट लगेंगे। हाँ चलो 10 मिनट कर लेते हैं, सही है। 10 मिनट कर लेते हैं, फिर वहाँ चले चलते हैं। मेरे ख्याल से कैलकुलेटेड कॉलम आज आप लोग प्रैक्टिस कर लें, सही है। और ये है उसमें पावर पिवट में, हाँ फिर कैसे लगाया था? अच्छा, अगर नहीं होता तो फिर वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा चलें, अभी चेक कर लीजिए। अच्छा, दूसरा सवाल जो कह रहे हैं ये करते हैं, फिर हम लोग वहीं चले चलते हैं, सही है। दूसरा सवाल जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर लेट सपोज हम इसको डायनामिक बनाना चाहें। डायनामिक बनाने का मकसद ये है कि अभी तो हमें पता है कि यहाँ पे डैश आ जाएगा 2 लेटर्स के बाद, सही है। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि डैश कब आ रहा है, सही है, डैश जितने के बाद आए हम उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करें, सही है। तो दैट वुड मीन कि आपका फंक्शन जो है वो डायनामिक बन गया। यहाँ 2 के बजाय मैं क्या करूँ, मैं लिख दूँ कि जब डैश आए तो हटाओ, सही है। अब ये किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है सर्च का। सर्च को जब हम लिखते हैं तो सर्च को क्या हमसे कहता है कि फाइंड टेक्स्ट करो, विद इन द टेक्स्ट करो, स्टार्टिंग पोजीशन करो, नो वैल्यू फाउंड आए तो क्या करो। तो अब फाइंड टेक्स्ट तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा, सही है। विद इन द टेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, ये कॉलम का नाम हो जाएगा, प्रोडक्ट एसकेयू। और स्टार्टिंग पोजीशन जो है अगर हम बताना चाहें तो हम बता सकते हैं, सही है। लेट्स अब सर्च में हमने क्या किया, क्या बताना है, डैश। किस में से बताना है, विद इन द टेक्स्ट, प्रोडक्ट एसकेयू। और हमने इसको कर दिया क्लोज, सही है। अब ये आपके पास वही चीज जो है वो उठ के आ गई। सिर्फ और सिर्फ एक फर्क आ रहा है कि क्या आ रहा है, डैश आ रहा है। डैश को हम क्या कर देंगे, कह देंगे कि इसकी एक पीछे चले जाओ, एक पॉइंट पीछे चले जाओ। एक पॉइंट पीछे जाने का मतलब -1। यहाँ पे नहीं दिखा रहा, इससे पीछे आ जाते हैं। तो ये आपका अब जो ये फंक्शन है ये डायनामिक हो गया। एसकेयू कैटेगरी जितनी जब भी आएगी तो आपकी ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी। क्यों नहीं हट रहा, सही है। ये वैल्यू आपकी जब भी आएगी, डैश आएगा तो वो 2 के बाद आए, 3 के बाद आए, वो सर्च करेगा डैश को और डैश के बाद उसको रिमूव कर देगा, सही है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब क्या कर सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया। मेरे ख्याल से आज कैलकुलेटेड कॉलम्स पे इसको रोक के रखते हैं, सही है। कैलकुलेटेड कॉलम्स को आप फर्दर एनालाइज करें कि क्या क्या बन सकते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स में। और डैक्स में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, डैक्स आप लोग अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सही है। डैक्स में आपको यहाँ पे तस्वीर खींच के दे रहा हूँ। डैक्स बिल्कुल ऑपोजिट होता है। डैक्स क्या होता है, डैक्स आपका जो होता है वो आपके टेबल के अंदर डिसाइड नहीं करता, डायनेमिक होता है। सिंपल लिख लें अपने बार, डायनेमिक होता है, टेबल के अंदर डिसाइड नहीं करता। और तीसरा काम ये होता है कि उसके सामने जो भी वैल्यूज लिखेंगे ना, उस वैल्यूज के लिहाज से फिल्टर होकर उसका जवाब आता है। इसको कैसे लिखते हैं, आप कोई भी बेसिकली एम्प्टी स्पेस टेबल में अपने देखते हैं। अब आपने लिखना है, लेट्स सपोज टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो मैं सेल्स के टेबल में आऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटीज सोल्ड
सेमीकोलन इक्वल टू साइन और सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ये कर लिया। और ये आपका यहाँ पे डेक्स आ गया। अब आप लोग ये करेंगे, प्रैक्टिस करें डेक्स की, सही है। और बेसिकली इसका होगा क्या नाम है, हमने सेल्स सम ऑफ सही। तो ये आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका टोटल ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी, सही। अब सिंपल आपने करना ये है, ये आपकी मेजर आ गया, सही। इसको अब मैं ले जाता हूँ पिवट टेबल में, न्यू वर्कशीट में लेके जाऊंगा, सही। ये आपका पिवट टेबल आ गया। जो भी हमने कैलकुलेट किया था वो इस तरीके से आ रहा है, देख रहे हैं आप। किसी भी फ्री सेल में डाल दें वो आ जाएगा इस तरीके से, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, सही है। अब मैं आप लोगों को जितने भी ये जो बेसिक फंक्शन है ना वो आज आप कर लें, और जो कैलकुलेटेड फंक्शंस हैं वो आप लोग जो तो कराए हैं वो कर लें, और उसमें एक और का फंक्शन लगा दें कि इतने डेज और ये हो तो वीक्स हो वरना वीकेंड हो। ये करके मैं आपको एक तस्वीर खींच के भेजता हूँ, तो प्रैक्टिस शुरू कर दें, सही है, ताकि इन लोगों की भी क्लास स्टार्ट हो जाए। इसको मैं सेव करके ये फाइल भी मैं आप लोगों को जो है वो भेज रहा हूँ। तो डेक्स को हम अगली क्लास में फर्दर ऑन डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। आ जाए इनके सर भी जो तो क्लास हो गई है खाली। यहाँ पे करनी है, अरे अपने यहाँ पे क्लास है।
पहले में देख रहे थे एक्सेल पावर अपना टाइप करके। अच्छा, तो हम आपके नाम से सर्च कर रहे हैं। मेरा नाम नहीं है उसमें पावर बीआई में 2 जगह है, मेल और फीमेल का। हाँ, एक्सेल के आगे न्यू लिखा हुआ है। न्यू लिखा हुआ है। न्यू लिखा हुआ है। अच्छा, मेरा से एक्सेल में अच्छा कोर्स कंटेंट बन गया कि आप जो है वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 5 क्लासेस में पूरा एक्सेल आपको आ जाता है, और फिर छठी सातवीं जो है वो हम लोग ने एक क्लास में हम लोग फंक्शन देखते हैं और पिवट देखते हैं, डैशबोर्ड क्रिएशन, और फिर ये 3 क्लासेस में हम लोग पावर पिवट देख लेते हैं, और आखिरी क्लास में मैक्रोस एक्रोस ये सब तो अगर किसी को पता होगा है बेसिक आइडिया क्या होता है, तो ये एक अच्छा कोर्स बन गया है। ये तो मेन पेज इसका फर्स्ट पेज हो गया ना। हाँ, ये लेकिन अगले पेज में हो सकता है ज़्यादा क्या हो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हाँ स्टूडेंट यार, वो स्टूडेंट ने मुझे अच्छा आइडिया दिया। अभी एक भाई लड़का है इधर ही का, तो टीचर्स ये करते हैं कि दूसरे बैचेस में जाके ना अपना कोर्स को इंट्रोड्यूस और वो करते हैं, सेल करते हैं। ये जैसे सीआईटी में बहुत सारे आप जाके बोलो कि हम कोर्स करा रहे हैं, इसके लिए फायदा ही होता है, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जिसमें भी कन्वर्ट होते हैं। अब सीआईटी में इस लेवल पे नहीं होगा। हाँ, इस लेवल पे नहीं होगा। ये अच्छा, मैं बताऊँ आपको, अगर ये आपको एक्सेल आ जाता है ना, ये बहुत डिटेल्ड है, और इस आप सारा काम इससे कर लेंगे, डैशबोर्ड क्रिएशन पावर पॉइंट से भी कर लेंगे, और जो है वो नॉर्मल से भी कर लेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास में ना डैक्स को कंप्लीट करके हम पिवट पे चले जाएंगे, सॉरी डैशबोर्ड क्रिएशन पे चले जाएंगे, पावर। तो ये आपकी अच्छी खासी मेरे ख्याल से एडवांस से भी अच्छी हो जाएगी। आप लोग कर लें, फिर ये मैं तस्वीर खींच के आप लोगों को भेज रहा हूँ, बल्कि मैं तस्वीर क्या भेजूँ, मैं आप लोगों को एक फाइल भेज रहा हूँ। इस फाइल में जो बेसिक जितने भी फंक्शन है ना, कैलकुलेट को छोड़ के, वो आप लोग कर लीजिएगा। इसमें की थी, इसमें की